हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का। मैं एस राजावत और आप जुड़े हैं मेरे साथ जेईसी गुरुकुल जयपुर से। इस क्लास के ड्यूरेशन हम कुछ इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हर रोज़ आपके साथ कुछ डिस्कशन करते हैं। प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस का सेंस के साथ और लॉजिक के साथ आपके साथ डिस्कस करते हैं। कोशिश करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन जब आपसे नेक्स्ट किसी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो आप उनको सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हर रोज़ हम आपसे जुड़ते हैं। उम्मीद ये आगे भी रहेगी कि इसी तरीके से आपको इन सेशन से काफ़ी बेनिफिट मिले और आप अपनी एग्ज़ाम्स में अच्छी तरीके से अपने सब्जेक्ट को कवर कर सकें। तो फिर से आज एक बार नए क्वेश्चंस के साथ आपके साथ जुड़े हैं और ये जो भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे हुए हैं। तो आज के सेशन का दोस्तों पहला जो क्वेश्चन आपका है जो कॉमन एरर में पूछा हुआ था, इस सेंटेंस में कोई ना कोई एक ग्रामेटिकली मिस्टेक है जो हमें डिटेक्ट करनी है फर्स्ट, देन उसको ये बताना है कि उसके रिप्लेसमेंट में हमें क्या लिखना है या वो गलत क्यों है और सही कैसे होगा, ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज ऑन द स्क्रीन। ही टोल्ड टू अस दैट ही वुड जॉइन द पार्टी। इसी तरह का एक क्वेश्चन अभी 2 साल पहले एनडीए एग्ज़ाम में भी पूछा था। सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन पेपर मैंने भी देखा था। उस क्वेश्चन के अंदर जो एरर इस सेंटेंस में सेम टू सेम एरर था और यही जो पैटर्न है ये एसएससी में, बैंकिंग्स में, आपके एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स वगैरह में या फिर और जितनी भी एग्ज़ाम होती हैं, पीसीएस एग्ज़ाम हो, स्टेट एग्ज़ाम्स, उन सभी एग्ज़ाम्स में सेम पैटर्न की चीज़ें पूछी जाती है क्योंकि ग्रामर कंसेप्ट जो होते हैं उनमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं होता है। वो आप कभी भी क्लियर कर सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। खैर, अब आती है बात कि इस सेंटेंस में क्या वो पॉइंट है जिसको हमें ध्यान देना चाहिए था। ठीक है, देखिए आप सभी स्टूडेंट्स ने एक बात तो समझी होगी। देखो क्या समझा होगा आपने। आप सभी स्टूडेंट ये जानते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम जब सैड और टू को रिप्लेस करते हैं तो उसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं, टोल्ड लिखते हैं। और अकेला सैड जब हमारे पास होता है, जब रिसीवर नहीं होता, तो हम उसकी जगह पर सैड ही यूज़ करते हैं, कोई उसको रिप्लेसमेंट नहीं किया जाता। ये हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ते हैं दोस्तों। तो सैड के साथ जब टू आया है तभी हमने टोल्ड लिखा है, अदरवाइज हम सैड के साथ तो सैड ही लिखने वाले हैं। तो जब टू साथ में था तभी आपने उसको टोल्ड में कन्वर्ट किया। तो क्या लगता है कि टोल्ड के साथ में टू लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, ये टोल्ड के साथ टू नहीं आता है। बस यही कंसेप्ट आपको समझना है। बड़ा इजी आंसर था। ही आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट, टोल्ड आपकी वर्ब सेकेंड, टू आपका प्रेपोजिशन और अस आपका ऑब्जेक्ट। दैट कंजंक्शन है, फ्री हो गया। सब्जेक्ट वुड ये पास्ट को शो करेगा। कई बार यहाँ पर विल दे देता है, याद रखना दोस्तों, यहाँ पर विल कभी नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, तो ये विल नहीं आएगा यहाँ पर। हालांकि जो एरर पॉइंट यहाँ सेंटेंस में आपको देखना है या जो समझना है वो ये है, टोल्ड के साथ टू का यूज़ नहीं किया जाता। टोल्ड के साथ टू नहीं आता, जबकि अगर इस जगह पर सैड होता तो टू आ सकता है। ठीक है, और टोल्ड अगर कर दिया तो टोल्ड के साथ आप टू का यूज़ नहीं कर सकते। बस ये 2 चीज़ें। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, इस सेंटेंस के थ्रू आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो कंसेप्ट है, ये जो एग्जाम्पल लिया हुआ है, एक्चुअली मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो टॉपिक आप पढ़ते हैं अपने बचपन से पढ़ा होगा। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में और छोटी एग्ज़ाम से स्टार्ट हो जाता है ये टॉपिक। तो हमें पता है बहुत अच्छे से कि जब हम सैड टू को कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो सैड टू की जगह रिप्लेसमेंट में हम किसको लिखते हैं, टोल्ड लिखते हैं। अगर सैड के साथ टू ना हो तो फिर हम टोल्ड भी नहीं लिखते, फिर हम सैड का सैड ही कॉपी कर लेते हैं। ये हमने पढ़ा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो बस उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन दिया गया है, टोल्ड के साथ टू का यूज़ नहीं करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज के सेशन का। इफ आई वॉज नोइंग वाई ही वॉज एब्सेंट,
अगर मैं ये जान रहा होता कि वो एब्सेंट क्यों था, आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू, तो शायद मैं आपको सूचना दे देता या सूचित कर देता। ये भी क्वेश्चन जो है किसी एग्जाम से ही लिया हुआ है। इफ़ आई वॉज नोइंग वाई ही वॉज एब्सेंट, अगर मैं ये जान रहा होता कि वो एब्सेंट क्यों था, तो आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू, तो मैं शायद आपको सूचित करता या आपको सूचना देता। तो इस सेंटेंस में क्या एरर है वो एक बार देखने की कोशिश करें। किस तरह से आप इस सेंटेंस को समझ सकते हैं, देखिएगा क्या कंसेप्ट है इसका। देखो, इफ़ जिस सेंटेंस में आता है कंडीशनल सेंटेंस होता है। वॉज नोइंग, अभी मैं इस बारे में थोड़ा सा रुक के बात करूँगा। ही वॉज एब्सेंट, ये पास्ट और ये वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ज़रा मैं आपको थोड़ा सा कंडीशनल के साथ में जो कंसेप्ट जुड़े हुए वो बता देता हूँ। इफ़ के साथ में जब आप हैड और वर्ब थर्ड यूज़ करते हैं तो अगला पार्ट आपका हो जाता है वुड हैव, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन आपको सेट करना होता है, ये कॉम्बिनेशन आपका होता है। अब आप इसको कैसे भी समझें, मेन क्लास टू कंडीशनल क्लास या कंडीशनल क्लास से मेन क्लास, ये दो कॉम्बिनेशन सेट आपको करने ही करने होंगे। यही कॉम्बिनेशन होता है, इसे हम क्लोज्ड कंडीशन कहते हैं, जहाँ पर एक्शन होने की पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती हैं। क्लोज कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। क्लोज्ड कंडीशनल सेंटेंस होता है ये। अब इसमें क्या चीज़ है ज़रा देखें, ओके। तो इसमें देखने की चीज़ ये है दोस्तों, वॉज नोइंग, पहली बात तो ये वॉज नोइंग गलत होगा, ठीक है। नो में आईएनजी यानी कि कंटिन्यूस टेंस बनाने की कोशिश करिए मत, क्योंकि नो एक स्टैटिक वर्ब है। हालांकि एरर आप आराम से पहचान सकते थे। नोइंग जो है उसमें नो जो है स्टैटिक वर्ब है, और स्टैटिक वर्ब में कंटिन्यूस टेंस यूज नहीं होता। तो एक तो चीज़ ये कि ये वाला है ही गलत, ठीक है। दूसरी बात, अब मैं इसको लिखता हूँ, जो सही जवाब है वो होगा हैड नॉन। जब हैड प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ आएगा और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ आएगा, ये दो कॉम्बिनेशन सेट किए जाएंगे। आपने पढ़ा होगा इफ़ के साथ में पहले पार्ट में आएगा हैड नॉन, हैड प्लस वर्ब थर्ड, और दूसरे पार्ट में आएगा आपका वुड हैव, और थर्ड फॉर्म आपकी इन्फॉर्म की हो चुकी है, इन्फॉर्म्ड। तो कुछ इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन सेट किया जाएगा, ठीक है। तो पहला तो ये कि कोई भी बच्चा जब से एग्ज़ाम में बैठा है तो उसको बहुत आसानी से सेंटेंस का पता चल सकता था। मैं ये नहीं कहता कि उसको सही करे गलत करे, जो भी करे वो बात की बात है, लेकिन कम से कम आइडेंटिफिकेशन तो बहुत ईजी था इसका। नो जो वर्ब होती है KNOW, वो एक स्टैटिक वर्ब होती है, और स्टैटिक वर्ब के बारे में एक स्पेशल रूल आपको ये हमेशा याद रखना होगा। नो है, बिलीव है, ट्रस्ट है, लव है, हेट है, रिमेंबर है, फॉरगेट है, सीम है, अपीयर है, लूम है, इस तरह से बहुत सारी स्टैटिक वर्ब्स होती हैं। वर्ब ऑफ सेंस भी कह सकते हो, ऑन है, हैव है, पजेस है। तो इस तरह की कई सारी स्टैटिक वर्ब्स हैं जिनका एक स्पेशल रूल ये है कि आप इनको कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ ना करें, और अगर आप यूज़ करते भी हैं तो इनका सेंस चेंज हो जाएगा। वैसे तो कम चांस होते हैं, कुछ के कंटिन्यूस बन भी जाते हैं, कुछ के नहीं भी बनते, लेकिन अगर बनता भी है उसका कंटिन्यूस टेंस तो उसका कहीं ना कहीं सेंस चेंज हो जाएगा। बाकी नॉर्मली बनते नहीं। जैसे बिलीव है, आई एम बिलीविंग, ये बोलना गलत है। आई एम नोइंग, ये भी बोलना गलत है, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस में आप स्टैटिक वर्ब यूज़ नॉर्मली नहीं कर सकते, और अगर आप करते हैं तो उनका सेंस चेंज होता है। कुछ एक का ऐसा होता है। तो ये है सेंटेंस का एरर पॉइंट। वॉज नोइंग गलत है, हैड नोन सही है। आई होप अब आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों। आज के सेशन का आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका दिया हुआ है वो है आपका स्क्रीन पर। शॉपकीपर ईदर ऑफर्ड टू एक्सचेंज द गुड्स और
रिफंड द मनी। बड़ा अच्छा सेंटेंस है, बड़े दिनों बाद देखने को मिले इस तरह के सेंटेंस। पहले काफ़ी एग्ज़ाम में आते रहते थे इस तरह के सेंटेंस, लेकिन अब अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम में ही पूछा है और काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। और इस सेंटेंस के अंदर जिस ग्रामेटिकली टॉपिक की रिक्वायरमेंट है वो है आपका कंडीशनल सेंटेंस, सॉरी आपका कंजंक्शन। ये जो क्वेश्चन है वो कंजंक्शन टॉपिक से लिया हुआ है। तो इसमें है क्या नया, देखिए। ये 3 कंजंक्शन दोस्तों मैं लिख रहा हूं, नॉट ओनली बट आल्सो। दूसरा मैं लिख रहा हूं नीदर नॉर, और तीसरा मेरा कंजंक्शन है ईदर और। ये जो 3 कंजंक्शंस हैं दोस्तों, इनके बारे में ज़रा थोड़ा सा गौर करिएगा। मैं आपको बताता हूँ इन तीनों के कंजंक्शन के बारे में। जैसे मान लीजिए आपने लिखा आई, ठीक है, नॉट ओनली लाइक टी बट ऑल्सो कॉफ़ी। ये कोई सेंटेंस है जो मैंने आपके लिए लिखा है समझने के लिए कि हम उस सेंटेंस को समझें। क्या है एक्चुअली में मसला ये है, नॉट ओनली लिख दीजिए, आप नीदर चाहें तो नीदर लिख दीजिए, आप ईदर चाहें तो ईदर लिख दीजिए, वो एक ही बात है, ठीक है। और बट आल्सो की जगह नीदर की जगह नॉर ले लीजिए, ईदर की जगह और ले लीजिए। अब आता है कंसेप्ट क्या है। ये जो पेयर हैं आपके, इनके बारे में ज़रा गौर से ध्यान दीजिएगा। ये सिमिलर चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। आपके सेंटेंस में 2 चीज़ें कौन सी है जिनको आपको ज्वाइन करना है, ऐड करना है। अब देखो इस सेंटेंस में एक तो टी है और एक कॉफ़ी है। ये वो 2 चीज़ें हैं, ये पहली और ये दूसरी। ये वो 2 चीज़ें हैं जिनको हमें ज्वाइन करना था, लेकिन हमने क्या किया, हमने वर्ब से पहले नॉट ओनली लगा दिया। इसका मतलब हमारे पास बट आल्सो के बाद भी वर्ब होनी चाहिए, यानी कि नॉट ओनली बट आल्सो में नॉट ओनली का यूज जिस नाउन के पहले होगा, बट आल्सो का यूज भी उसी टाइप के नाउन के पहले होगा। नाउन को जोड़ लीजिए, वर्ब वर्ब जोड़ लीजिए। अगर 2 वर्ब है तो 2 वर्ब जोड़ लो, 2 नाउन है तो 2 नाउन जोड़ लो। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो आपका नॉट ओनली नीदर ईदर है वो आपका कहाँ यूज होगा, टी के पहले यूज होगा, लाइक पहले आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें टी और कॉफ़ी को कनेक्ट करना है। आप 2 वर्ब भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको 2 चीज़ें देखनी होंगी कौन सी हैं। तो टी के पहले नॉट ओनली नीदर ईदर जो भी आप लिखें, और कॉफ़ी के पहले सेकंड वाला जो आपका बचा हुआ है बट आल्सो नॉर, और वो आप ऐड कर सकते हैं। कुछ इसी तरह का सेंटेंस आपका ये है। क्या हो रहा है इस सेंटेंस में, देखो ईदर, ईदर के बाद क्या है, ऑफर्ड। ऑफर्ड क्या है, वर्ब। ऐसा नहीं है कि वर्ब नहीं जोड़ती हूँ, आप वर्ब भी जोड़ सकते हैं, कोई मना नहीं है इस चीज़ की। यहाँ ईदर के बाद में क्या है, वर्ब है। दूसरा क्या है, और के बाद क्या है, रिफंड। और के बाद क्या है, रिफंड है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके लिए ऑफर और एक्सचेंज, टू एक्सचेंज, ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव वर्ब है। अच्छा सेंटेंस माना जाएगा। और ये भी आपका इन्फिनेटिव है। जब डबल वर्ब सेंटेंस में आती है तो सेकंड नंबर की जो वर्ब है वो इन्फिनेटिव होती है। जैसे ऑफर्ड तो आपकी क्या रहेगी, मेन वर्ब रहेगी, मेन वर्ब। और ये कौन सी रहेगी, इन्फिनेटिव वर्ब। अब आपको 2 मेन वर्ब जोड़नी है या 2 इन्फिनेटिव वर्ब जोड़नी है। 2 आपके पास क्या है वो देखिए, इन्फिनेटिव नंबर 1 और इन्फिनेटिव नंबर 2। तो ये 2 चीज़ें आपकी जुड़ेंगी। इन्फिनेटिव को कनेक्ट कीजिए। आपको इन्फिनेटिव कनेक्ट करना है दोस्तों। इन्फिनेटिव ये आपका पहला हो गया और ये हो गया आपका दूसरा। तो 2 इन्फिनेटिव जुड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, ईदर तो यूज करना है, ईदर जो है होगा टू एक्सचेंज,
और जो होगा वो होगा रिफंड। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ है वो देखिए, एक्सचेंज वर्ब, रिफंड वर्ब, ये एक और ये एक, दोनों इन्फिनेटिव है। IFV, INF इन्फिनेटिव वर्ब, और ये भी INF यानी इन्फिनेटिव वर्ब। बस दो एक जैसी चीज़ें जोड़नी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी भी सेंटेंस को करते समय इस बात का माइंड में पूरा ध्यान रखिएगा कि नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नॉर और ईदर और, ये तीन जो कंजंक्शंस हैं उनमें से जो नॉट ओनली है, नीदर है, ईदर है, ये तो आपका पहला पेयर है। नॉट ओनली के बाद बट आल्सो, नीदर के बाद नॉर और ईदर के बाद और, ये आपका दूसरा पेयर है। ठीक है, तो ईदर और नीदर, ये जो नॉट ओनली बट आल्सो, ये जो आपके कंजंक्शन पेयर्स हैं, इनका थोड़ा विशेष ध्यान से, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ में, अलर्टनेस के साथ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। सिमिलर चीज़ों को ही कनेक्ट करना है। जैसे आपके पास सेंटेंस में दो चीज़ें क्या है जिन्हें आपको जोड़ना है, दो वर्ब हैं तो दो वर्ब के पहले आप पहले को पहले के आगे, दूसरे को दूसरे के आगे, दो नाउन हैं तो पहला नॉट ओनली वाला नाउन के आगे और बट आल्सो फिर से नाउन के आगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप नॉट ओनली को वर्ब के आगे लगा रहे हैं और बट आल्सो को नाउन के आगे लगा रहे हैं, ये आप समझ जाइए गलत हो रहा है। ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ था। यहाँ जो इधर आपको दिया था, इधर जो आपको दिया था वो मेन वर्ब के पहले दिया था, बिल्कुल गलत नहीं होता, मेन वर्ब के पहले आप इधर लगा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर, लेकिन उस सेंटेंस में कम से कम दो मेन वर्ब हों तब हो ऐसा। लेकिन दो क्या है ये पहले चेक कीजिएगा, दो नाउन हैं, दो वर्ब हैं, दो एडजेक्टिव हैं, दो एडवर्ब हैं, दो सेम चीज़ क्या मिल रही है जिनको आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। अब इस सेंटेंस में हुआ क्या, ईदर ने ऑफर्ड जो कि मेन वर्ब है उसको कनेक्ट कर रखा है, और जो दिया हुआ है उसने कनेक्ट कर रखा है आपके इन्फिनेटिव को। ये प्रॉब्लम है, ईदर तो कनेक्ट कर रहा है मेन वर्ब को और कनेक्ट कर रहा है इन्फिनेटिव वर्ब को। तो कुल मिलाकर आपके पास दो चीज़ क्या है, या तो दो मेन वर्ब हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप जोड़ सकते थे, लेकिन आपके पास दो इन्फिनेटिव हैं, एक टू एक्सचेंज और दूसरा आपका रिफंड। तो दो इन्फिनेटिव हैं, तो अब आपको क्या करना होगा, ईदर को लगाना होगा पहले इन्फिनेटिव के आगे और को लगाना होगा दूसरे इन्फिनेटिव के आगे। तो ये दो इन्फिनेटिव ईदर और से कनेक्ट हो जाएंगे, नॉट ओनली बट आल्सो से कनेक्ट कर लो, नीदर नॉर से कनेक्ट कर लो। तो ये है कंसेप्ट कि जब नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो का सेंटेंस में यूज़ किया गया हो तो ये चेक कर लीजिएगा कि दोनों की जो प्लेसमेंट है वो कहाँ है। वो अलग अलग चीज़ों को नहीं जोड़ेंगे, सेम चीज़ें जोड़ेंगे, या तो दो वर्ब जोड़ लीजिए, दो इन्फिनेटिव, दो एडवर्ब, दो कंजंक्स, दो आपके नाउन जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दो सब्जेक्ट जोड़ लीजिए। तो इस तरह सिमिलर चीज़ों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आई हैव बीन नोइंग हिम सिंस माई चाइल्डहुड। बड़ा ईजी सा सेंटेंस है, काफ़ी एग्जाम्स में जो आप देते हैं कई बार इस तरह के इजी सेंटेंसेस भी दिए जाते हैं, और बड़ी अमेजिंग चीज़ ये है कि ऐसे इजी सेंटेंसेस को भी हम एग्ज़ाम्स में नहीं कर पाते हैं। बहुत इजी सेंटेंस है ये, उस टॉपिक का सेंटेंस है जिस टॉपिक को आपने, हमने सबसे ज़्यादा पढ़ा है, टीचर ने सबसे ज़्यादा पढ़ाया है, और मेरे हिसाब से नाम तो आप सबने सुन ही लिया होगा बहुत अच्छे से, जिसका नाम है टेंस। टाइम एंड टेंस जो टॉपिक है उस टॉपिक में से ही लिया हुआ है, लेकिन है बड़ा इजी। अब आप समझने की कोशिश करना, देखो क्या है, जब किसी सेंटेंस में बच्चों सिंस और फॉर के साथ टाइम आता है, सिंस के साथ टाइम आ जाए, फॉर के साथ टाइम आ जाए, ठीक है, तो वो सेंटेंस जो होगा वो होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस का। वो सेंटेंस क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा, ये कंफर्म है। ठीक, परफेक्ट कंटिन्यूअस का बिल्कुल। क्या ये सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस में है? देखो जरा, यहाँ आया सिंस, यहाँ आया माई चाइल्डहुड, ये सिंस के साथ टाइम आ गया और ये सेंटेंस चला गया आपका किसमें, परफेक्ट और कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सिंस और फॉर के साथ जब भी टाइम आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस बनेगा।
क्या लगता है ये सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं है? बिल्कुल, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। आई के साथ हैव बिल्कुल सही है, फिर बीन ये भी सही है, फिर नोइंग, बस यहाँ प्रॉब्लम है। आपको बताया था कि कभी भी ये जो वर्ब आपने लिखी है नोइंग, ये कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ नहीं होती है। तो इस सेंटेंस में आपको करना क्या है? आई हैव नोन, ये इसका सही जवाब है, आई हैव नोन। ठीक है, आई हैव नोन, ये गलत है दोस्तों, ये भी गलत है। आपको इसमें क्या करना होगा? हैव नोन, हैव और थर्ड फॉर्म में आपको लेना होगा नॉन, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, इसकी जगह पर आपको हैव नॉन लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि आप परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंसेस में यूज़ इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि सेंस फॉर आया, टाइम आया, लेकिन इसमें नोइंग जो वर्ब है ना, ये स्टैटिक वर्ब है, और स्टैटिक वर्ब का ना तो कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करेंगे नॉर्मली, और ना ही परफेक्ट कंटिन्यूस में करेंगे। स्टैटिक वर्ब्स कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों में नॉर्मली यूज़ नहीं की जाती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये आपका एरर पॉइंट को शो करेगा। नो हो गया, बिलीव हो गया, ट्रस्ट हो गया, ठीक है, आपका लव हो गया, हेट हो गया, रिमेंबर हो गया, फॉरगेट हो गया, ठीक है, हैव हो गया, पजेस हो गया, ऑन हो गया, सीम हो गया, अपीयर हो गया, लूम हो गया। इस तरह की आपकी बहुत सारी स्टैटिक वर्ब्स हो रही है जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इनका कंटिन्यूस टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में नॉर्मली एक्शन नहीं लिया जाता। आपको क्या करना है? ध्यान ये रखना है कि कंटिन्यूस टेंस बनते ही उस सेंटेंस को गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो आपकी ध्यान रखने की, जैसे आपने लव में आईएनजी लगाया, आपने सीम में, आपने टेस्ट में, फील में आपने आईएनजी लगाया, ठीक है, या आपने टेस्ट जो होता है, स्मेल जो होता है, उसमें आईएनजी लगाया। कभी कभी लग सकता है, लेकिन उसका फिर सेंस चेंज होगा। जैसे हैव है, आप ये कहें कि आई एम हैविंग अ कार, ये गलत सेंटेंस है, और आई एम हैविंग टी, ये सही सेंटेंस है। तो ये देखना पड़ेगा कि आप हैव का यूज़ किस सेंस में कर रहे हैं, किसी चीज़ का होना और किसी चीज़ को ग्रहण करना। अगर मैं खाने पीने की बात कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ आई एम हैविंग टी, आई एम हैविंग लंच, लेकिन मेरे पास कोई है, जैसे मार्कर है, पेन है, तो आई हैव बोलूँगा, हैविंग नहीं बोल सकता। इस तरह से आप चीज़ों को समझें, ठीक है। तो ये स्टैटिक वर्ब का ही सेंटेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आई ट्राई टू मीट द पर्सन होम यू सैड वॉज लुकिंग फॉर मी। मैं उस आदमी को मिलने की कोशिश कर रहा हूं जिसके लिए तुमने कहा था कि वो मुझे ढूंढ रहा है। अच्छे सेंटेंसों में काउंटिंग होती है इस तरह के सेंटेंस की। इस सेंटेंस में एक एरर है, और अच्छे जो एरर माने जाते हैं उनमें से कुछ एक में से ये भी एक है जो अच्छे सेंटेंसों की कैटेगरी में आता है, और एग्ज़ाम्स में भी इसकी वैल्यू काफ़ी है। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए हैं इनमें से। देखो बेटा, whom और who, ये काम करता है किसका? सब्जेक्ट का, ठीक है। और जो whom होता है वो काम करता है किसका? ऑब्जेक्ट का। अब हमें सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है या ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, ये सेंटेंस में जाके देखनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें आई ट्राइड वाला जो सेंटेंस आप देख रहे हैं वो देखिए, आई आपका सब्जेक्ट हो गया है, ट्राइड आपकी वर्ब हो गई है, टू मीट आपका इन्फिनेटिव वर्ब है। ये अभी तक कुछ भी दिक्कत नहीं थी, और वर्ब भी जो है सेकंड फॉर्म थी, तो पास्ट टेंस था ये वाला, ठीक है। द पर्सन ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये होम ये जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसको आप आरपी कह सकते हो शॉर्ट में, ठीक है। यू सब्जेक्ट है, सैड वर्ब है, और वॉज लुकिंग फॉर ये आपकी वर्ब है, और ये फिर से आपका ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस में एक्चुअली ज़रूरत किसकी है वो देखिए, मैं आपको काउंट करा देता हूँ। जब भी किसी बच्चे को हु और होम को डिसाइड करने में कन्फ्यूज़न हो, बहुत ईजी रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ईजी रास्ता। हु और होम को जब भी आपको डिफ्रेंशिएट करना हो, अलग अलग करना हो, तो आप थोड़ा सोचने का काम कम करें, और बहुत छोटा सा एक लॉजिक है जिसको अप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें इतना है नहीं जिससे मैं कोई दिक्कत आए।
सभी सब्जेक्ट और वर्ब के जो पेयर्स हैं उनको काउंट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि 3 सब्जेक्ट और 3 वर्ब है, इसका मतलब आपको सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि 3 वर्ब हैं 3 सब्जेक्ट, तो पेयर कंप्लीट है। आपको लगता है कि वर्ब 3 है और सब्जेक्ट केवल 2 हैं, इसका मतलब आपको सब्जेक्ट यानी कि हु की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि 3 सब्जेक्ट हैं और 3 वर्ब हैं, इसका मतलब आपके पेयर्स कंप्लीट हैं, आपको सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका मतलब हुम लगाइए। तो वही कंसेप्ट मैं यहाँ अप्लाई करने जा रहा हूँ। देखो, सब्जेक्ट और वर्ब का पहला पेयर ये हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ये रहे दोनों। दूसरा पेयर आपका हो गया ये वाला, ठीक। और तीसरा जो वर्ब आप देख रहे हैं वॉज लुकिंग, इसका फिलहाल कोई सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो यही कारण है कि यहाँ पर आपको हुम के जगह पर हु का यूज़ करना चाहिए था। बस यही सेंटेंस का एरर था जो आप देख सकते हैं, ठीक है। हु और हुम में जब भी आपको कन्फ्यूजन हो, इस बात को ध्यान रखिएगा कि सारे सब्जेक्ट और वर्ब काउंट कर लीजिए कितने पेयर बन रहे हैं। अगर आपको लगता है कि 3 वर्ब और 2 सब्जेक्ट हैं, तो आपको ऑब्वियसली सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आपको लगता है कि 3 ही वर्ब हैं 3 ही सब्जेक्ट हैं, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट लगाना होगा, क्योंकि आपको सब्जेक्ट की नीड नहीं है। तो इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस में इन छोटे छोटे कंसेप्ट को लगा करके अपने क्वेश्चंस को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेट अ मिनट, आई होप हम, चलिए अभी काफ़ी क्वेश्चंस हैं हमारे पास। बड़ा इजी सेंटेंस है। यहाँ क्या है, एक अननेसेसरी वर्ड दे दिया गया है। आप देखिए ज़रा, रिटर्न्ड और बैक, ये दोनों कभी भी एक साथ यूज़ नहीं होते, रिटर्न के साथ बैक नहीं आता। तो ये एक अननेसेसरी वर्ड था, तो बड़ा इजी सेंटेंस आपको पूछा गया है। हालांकि ऐसा नहीं कह सकते कि ये एग्ज़ाम्स में नहीं आए होंगे, आप देखेंगे बहुत एग्ज़ाम्स में आपको इस तरह के सेंटेंस मिल जाएंगे, ठीक है। और इनमें क्या है, अननेसेसरी वर्ड्स की जो है साथ में दे दिया, जैसे फ्रंट के साथ साइड दे दिया, फ्रंट साइड दे दिया, बैक साइड दे दिया। तो फ्रंट के साथ आप साइड का यूज़ नहीं कर सकते, फ्रंट साइड, बैक साइड, फ्रंट बैक, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रिटर्न के साथ में अननेसेसरीली क्या लगाया हुआ है, बैक लगाया हुआ है, जो इसमें नहीं लगेगा। डायरेक्ट बोलिए, ऑल द बॉयज रिटर्न होम वेल इन टाइम, बैक शब्द यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज रेनिंग कैट एंड डॉग। कैट एंड डॉग का मतलब होता है हैवी रेन, ये एक ईडियम है, हैवी रेनफॉल, भारी जो बरसात गिरती है उसको हम कहते हैं कैट एंड डॉग, हैवी रेनफॉल। सिंस मॉर्निंग, वाव, ये सेंटेंस वापस से आपसे पूछ लिया गया है। सिंस मॉर्निंग, सिंस प्लस टाइम यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस। तो आपको तो पता ही है, परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस इज को यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा और इस जगह पर लिखना पड़ेगा इट। इसका सब्जेक्ट है तो हैज़ लगाना पड़ेगा, फिर बीन लगाना पड़ेगा और वर्ब आईएनजी आपकी ये है, तो हैज़ बीन रेनिंग इसका सही जवाब होगा। हैज़ बीन रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी मस्ट सिंपैथाइज फॉर अदर्स इन देयर ट्रबल। एक्चुअली इसमें क्या है, देखो, जो आपका सिंपैथिस वर्ड है ये जो है आपका इस प्रपोजिशन के साथ नहीं लगता। सिंपैथिस जो होती है आपकी हमेशा किसी के साथ में होती है। सिंपैथी जो आपकी होती है किसी व्यक्ति के प्रति संवेदना,
किसी व्यक्ति के प्रति जब आपकी कोई सिंपैथी होती है तो सिंपैथी हमेशा जो है किसी के साथ में होती है, विद होता है सिंपैथी विद। तो यहाँ पर फॉर के बजाय आपको क्या लगाना चाहिए था, विद यूज़ करना चाहिए था, बस इतना सा एरर है। ये एक फिक्स प्रेपोजिशन से बनाया हुआ क्वेश्चन था जिसमें सिंपैथी के साथ में आपको क्या लगाना था, विद लगाना था। दिस फोटोग्राफ अपीयर्स टू बी द बेस्ट ऑफ टू। ये भी आपका जो टॉपिक है डिटर्मिनर्स, उसमें आप एक टॉपिक पढ़ते हैं डिग्री, कंपैरिजन ऑफ डिग्री, कंपैरिजन ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। तो आपको उस समय याद होगा कि सुपरलेटिव जो डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री, वो बिटवीन टू हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं। दिस फोटोग्राफ, ये आपका सब्जेक्ट है, अपीयर्स ये आपकी वर्ब है, और वर्ब आपकी बिल्कुल सिंगुलर है क्योंकि फोटोग्राफ एक है, तो ये वर्ब भी बिल्कुल सही है। टू बी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, ऑफ द टू। अब यही चीज़ है ऑफ द टू। ऑफ द टू जब आता है, ये विशेष फ्रेज याद रखिएगा, ऑफ द टू, दो में से कोई एक, ठीक है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, जो भी आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये बड़ा ही अच्छा सेंटेंस आपके सामने आया है, ऑफ द टू। ऑफ द टू जब हम किसी चीज, दो में से किसी एक की बात करते हैं, ऑफ द टू सिस्टर्स, जैसे मैं कहूँ सी इज, ठीक है, इन दो बहनों में से ये बेस्ट है, ऑफ द टू सिस्टर्स। अब ये दो बहनें हैं, ऑफ द टू, विशेष चीज़ ये देखने की है, ऑफ द टू। तो ऑफ द टू में आप कभी भी सुपरलेटिव डिग्री यूज़ नहीं कर सकते, आपको कंपैरेटिव यूज़ करना होगा, और वो भी आर्टिकल दा के साथ। बड़ी बात ये है, आर्टिकल्स दा के साथ भी आपको कंपैरेटिव डिग्री लगानी है, तो आपको यहाँ लिखना होगा बेटर, और वो भी आर्टिकल दा के साथ में, ठीक है। बड़ी बात यह है कि आर्टिकल दा सुपरलेटिव डिग्री में काम करता है, इसलिए ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि आर्टिकल दा के साथ हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव यू आता है, जैसे द बेस्ट हो गया, द टॉलेस्ट, द रिचेस्ट, द हाईएस्ट, इस तरह से। लेकिन अगर ऑफ द टू आगे लिखा हुआ है, यानी दो में से किसी एक को लेने की बात हो रही है, तो आप आर्टिकल दा के साथ भी सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज़ नहीं कर सकते। नॉर्मली आर्टिकल द सुपरलेटिव डिग्री का ही एक आइडेंटिफिकेटिव वर्ड है, जिसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो आर्टिकल द है, वो कंपैरेटिव डिग्री में, यानी कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में तब आता है जब ऑफ द टू, यानी कि दो में से किसी एक की बात की गई हो। याद रखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऑफ द टू आने पर आपको आर्टिकल द के साथ भी कंपैरेटिव वर्ड लिखना पड़ेगा, कंपैरेटिव डिग्री लिखनी पड़ेगी, तो सही जवाब होगा द बेटर, ठीक है, द बेटर, ये सही है। द बेस्ट नहीं लिखेंगे। और आज के सेशन का संभवतः लास्ट क्वेश्चन होगा, ये आपकी स्क्रीन पर है। इट इज सीमिंग दैट यू आर ट्राइंग टू बिफूल मी। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आप मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बार, हालांकि आया हुआ है अभी भी, किसी एसएससी के एग्ज़ाम में ही आया हुआ है, इसी पैटर्न का सेंटेंस था। और ये ऐसे नहीं समझे कि ये केवल किसी एग्ज़ाम में आ गया तो अब हमारे एग्जाम में आया। कॉन्सेप्ट्स विल रिमेन सेम, एग्जाम्पल्स चेंज होंगे, ऑब्वियसली चेंज होंगे, लेकिन वो कंसेप्ट और जो आप इस समय सीख रहे हैं उससे रिलेटेड बातें, जो कंसेप्ट हैं, जो लॉजिक्स उसके साथ कनेक्टेड हैं, वो चेंज नहीं होंगे। वो इस एग्ज़ाम में आए, नेक्स्ट किसी और एग्ज़ाम में आएंगे। ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं कि किस एग्ज़ाम में कौन सा कंसेप्ट आएगा, लेकिन ये कंफर्म है कि जो कंसेप्ट आप प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में देखते हैं, वही कंसेप्ट कहीं ना कहीं दूसरे एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये कनेक्शन पहले से चला आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा, ठीक है। आज जो चीज़ें आप यहाँ सीख रहे हैं वो आगे भी चलेगी।
बड़ा इजी कंसेप्ट था दोस्तों, आसानी से किया जा सकता था। देखिए क्या है इसमें, ये आपको अभी कुछ देर पहले ही हमने बताया था। सीम, अपीयर, लूम, ठीक है, प्रतीत होना, इन तीनों के लिए सेम रूल है। इनका कोई कंटिन्यूस टेंस आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको इनमें क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है, सीम, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए एस लगेगा और ये आपका आंसर होगा। ये तीनों स्टैटिक वर्ब हैं। आगे सब कुछ ठीक है, कंजंक्शन हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये वर्ब हो गई आपकी, ये आपकी इन्फिनेटिव वर्ब हो गई और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो वैसे इसमें कहीं कोई और चीज़ें गलत नहीं है, वो सब कुछ ठीक था। बस केवल इतना सा था कि ये जो तीन वर्ब आपको मैंने लिखी हैं, सीम, लूम, अपीयर, हालांकि और बहुत सारी वर्ब हैं ऐसी जिन्हें आप देख सकते हैं। जैसे आपने बिलीव लिखा, ट्रस्ट लिख दिया आपने, नो लिख दिया, ठीक है, हैव लिख दिया, पजेस लिख दिया, ऑन लिख दिया, ठीक है, कंटेन लिख दिया, लव हेट लिख दिया, रिमेंबर फॉरगेट लिख दिया, इस तरह के कई सारी वर्ब्स हैं जिनका आप कंटिन्यूस टेंस नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो स्क्रीन पर आपको इस समय वर्ब दिख रही हैं उनमें से सभी में से तकरीबन क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, सभी में से क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इन वर्ब्स का नॉर्मली किसी भी सेंटेंस में कंटिन्यूस टेंस यूज़ नहीं होना चाहिए। और भी आपकी वर्ब है, जैसे आपने टेस्ट लिखा, आपने स्मेल लिखा, ठीक है, इस तरह से। कई बार थिंक भी है, ये भी अभी लेटेस्ट ही एग्ज़ाम में आया, थिंक अभी आया है। माई मदर इज़ थिंकिंग, ठीक है, अभी एक एग्ज़ाम में आया है। तो ये जो स्टैटिक वर्ब्स हैं आपकी, ये सारी ही स्टैटिक वर्ब्स हैं और इनके लिए कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस में नॉर्मली यूजेस नहीं करने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सभी साथी जो आज इस सेशन में जुड़े हैं, उम्मीद है आप सबने बहुत सी चीज़ें आज के सेशन में सीखी होंगी और आगे भी आप इस तरह से सीखते रहेंगे और हमसे जुड़े रहेंगे। जेईसी गुरुकुल जयपुर से आप हमारे साथ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े और आपने, उम्मीद है, कई सारी चीज़ें सीखी होंगी, ये आपके इन फ्यूचर आने वाले एग्जाम्स में काम आएंगे, ठीक है। आगे फिर नए सेशन के साथ एक बार आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। और सभी साथी जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं, इस सेशन को जिन्होंने देखा है अच्छे तरीके से, इसको आगे भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें इनका बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो नमस्कार सभी साथियों को, फिर मुलाकात होगी जेईसी गुरुकुल में। मैं एस राजावत, आप मेरे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।